अपन बात कर रहे थे अवस्था रूपांतरण की। लास्ट जो वीडियो लेक्चर्स था फेट ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि किसी भी पदार्थ की एक अवस्था का दूसरी अवस्था में परिवर्तित होना बेटा कहलाता है अवस्था रूपांतरण। अब इसमें सबसे पहला जो अपन कंडीशन डिस्कस कर रहे थे बेटा कि जब अपन ठोस को गर्म करते हैं तो वो द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, और द्रव को जब गर्म करते हैं तो गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। यानी कि ठोस से द्रव और द्रव से गैस जाने पर अपने को आयतन के मान में वृद्धि होती है बेटा। सबसे ज़्यादा आयतन हुआ करता था गैस का, उससे कम द्रव का, और सबसे कम जो आयतन था वो ठोस का था। अब यहाँ पर एक इसका अपवाद आता है, एक्सेप्शन है, कि जैसे ही अपने को पता है कि ठोस से द्रव में जाए तो आयतन के मान में वृद्धि होती है, लेकिन यहाँ पर एक एग्जाम्पल ऐसा है जिसमें आयतन में कमी होती है। जैसे कि अपन बर्फ लेते हैं, बर्फ, आइस, और ये अपने पास जल है, वाटर। यहाँ पर बेटा बर्फ का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ आइस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ वाटर। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि बर्फ का आयतन जल के आयतन की तुलना में अधिक पाया जाता है। अपने से कभी भी कोई क्वेश्चन पूछता है कि बर्फ के पिघलने पर जल का निर्माण होता है, बर्फ धीरे धीरे अपने पास रखी हुई है, सारी बर्फ पिघलती जाए, जल का निर्माण हो, तो बताइए आयतन के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अपन कहें कि बर्फ से जैसे ही जल का निर्माण होगा तो आयतन के मान में कमी होगी बेटा यहाँ से। अब बात आती है कि इस तरीके का क्यों होता है, ऐसा किस कारण से हो रहा है। ध्यान रखिएगा बेटा, बर्फ का आयतन, बर्फ जबकि क्या है अपने पास, ठोस है, सॉलिड है, और जल अपने पास क्या है, द्रव है। होना क्या चाहिए था, द्रव का आयतन ठोस के आयतन से अधिक होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर बर्फ का आयतन जल के आयतन से अधिक पाया जाता है। यदि बर्फ पिघलती है बेटा, जल में परिवर्तित होती है, तो आयतन के मान में कमी होगी। यदि जल जमता है, बर्फ बनती है, तो आयतन के मान में वृद्धि होती है। जैसे कि अपन देख भी सकते हैं कि सर्दी के दिनों में जैसे कि अपन पाइपलाइन होती है पानी की, उनमें पानी जम जाता है तो बर्फ बनती है, और बर्फ बनती है तो कई बार पाइपलाइन फट जाती है। या अपन इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक बोतल लिया और बोतल में पानी को भर करके फ्रीजर के अंदर रख दिया, तो जैसे ही पानी है जो बर्फ में परिवर्तित होगी तो उसके आयतन का मान बढ़ेगा, और आयतन का मान बढ़ेगा तो वहां से वो बोतल फट जाती है कई बार। गुड मॉर्निंग योगेश संस्था, नितिन बालोत मीना, ओके। तो आगे अपन डिस्कस करते हैं बेटा यहीं पर ऐसा हुआ क्यों कि बर्फ का आयतन जल के आयतन की अपेक्षा अधिक पाया जाता है। तो देखिएगा, अपन जानते हैं कि जल का जो अणु होता है वो इस तरीके का होता है, H2O कहते हैं बेटा अपन। यहाँ पर ये एक जल का अणु लिया, दूसरा जल का अणु है अपने पास इस तरीके से, तीसरा जल का अणु इस तरीके से। जब जल से बर्फ बनती है तो बेटा धीरे धीरे यहाँ पर इस हाइड्रोजन परमाणु और इस ऑक्सीजन परमाणु के मध्य में आकर्षण बल लगने लगता है, और इस आकर्षण बल को अपन कहते हैं हाइड्रोजन बंधन। और दो अलग अलग अणुओं के मध्य में लग रहा है तो इसको अपन कहते हैं बेटा अंतर आणविक हाइड्रोजन बंधन, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बंधन। और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या अंतर आणविक हाइड्रोजन बंधन के कारण इसका आयतन जल के आयतन की अपेक्षा अधिक पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ खाली स्थान रह जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपन कई बार देखते हैं कि बर्फ की सिल्ली ली, उसको बीच में से जब तोड़ते हैं तो कुछ स्पेस खाली निकलता है, तो अपन कहते हैं कि वहाँ पर मास कम हो गया, आयतन बढ़ गया, वहाँ पर खाली स्थान है, आयतन तो उतना कि उतना ही है अपने पास में, और थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, खाली स्थान है। तो अपन ये कह सकते हैं कि उस रिक्त स्थान के कारण बर्फ का आयतन बढ़ जाता है। अपन ने कल डिस्कस किया था कि D = mYv,
बेटा द्रव्यमान तो उतना के उतना ही रहा, नियत रहा, कांस्टेंट रहा, लेकिन आयतन बढ़ गया तो घनत्व घट गया। अपन कह सकते हैं कि अंतर आणविक हाइड्रोजन बंधन के कारण बर्फ का आयतन जल के आयतन की तुलना में अधिक पाया जाता है, या बर्फ का घनत्व जल के घनत्व की तुलना में कम पाया जाता है। और इसलिए अपन कई बार देखते हैं कि बर्फ को जैसे ही अपन पानी के अंदर डालते हैं तो बर्फ तैरने लगती है। अब यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि बर्फ को जल में डालने पर बर्फ तैरती है, किसके कारण? तो या तो अपने को ऑप्शन में मिलता है कि बर्फ का घनत्व जल के घनत्व की तुलना में कम पाया जाता है, या ऑप्शन में मिलेगा बर्फ का आयतन जल के आयतन की अपेक्षा अधिक पाया जाता है। ये इसका आंसर करेक्ट होगा बेटा यहाँ से। तो अपन कह सकते हैं, कई बार एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि ये अपने पास जल का एक अणु है बेटा यहाँ से। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या आता है कि जल का एक अणु बर्फ का जब निर्माण कर रहा है, अपन बात करें तो जल का एक अणु अधिकतम कितने अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, यानी कि अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर सकता है। तो देखिएगा बेटा 1, 2, 3 और 4, यानी कि जल का एक अणु अधिकतम 4 हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर सकता है। दूसरी जो बर्फ की संरचना होती है उसे अपन कहते हैं खुले पिंजरे के समान, खुले पिंजरे के समान संरचना पाई जाती है। बर्फ की जो संरचना होती है ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर होती है, खुले पिंजरे के समान। जैसे कि पिंजरा चारों तरफ से दीवार होती है और अंदर खाली स्थान होता है, रिक्त स्थान। इसी तरीके से अपन ने अभी बात की थी कि बर्फ की सिल्ली के चारों तरफ है लेकिन बीच में कुछ रिक्त स्थान होता है, इसलिए अपन बर्फ की जो संरचना होती है उसे कहते हैं खुले पिंजरे के समान। तो ये उदाहरण अपने को याद रखना होगा बेटा बेसिकली यहाँ से, कि बर्फ का आयतन जल के आयतन की अपेक्षा अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है बेटा बेसिकली यहीं से अपन अवस्था रूपांतरण की बात कर रहे हैं। तो ये जितने भी अवस्था रूपांतरण हैं वो सारे भौतिक परिवर्तन होते हैं, फिजिकल चेंज होते हैं बेटा। भौतिक परिवर्तन का मतलब ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रासायनिक संगठन अपरिवर्तित रहता है, यानी किसी भी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन बाह्य भौतिक कारक जैसे ताप है, दाब है, आयतन है, घनत्व है, पदार्थ की अवस्था है, इनमें परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो जो अपन अवस्था रूपांतरण पढ़ रहे थे कि ठोस का द्रव में, द्रव का गैस में, या गैस का द्रव में, द्रव का ठोस में, ये सारे कौन से परिवर्तन होते हैं? भौतिक परिवर्तन होते हैं। अपन कल बात की थी कि व्यवहारिक जगत में पदार्थ की केवल 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं, ठोस, द्रव और गैस। चौथी जो अवस्था होती है प्लाज्मा बेटा, मोस्टली तारों पर मिलती है, स्टार्स पर। जैसे कि अपन बात करें कि सूर्य पर अपने पास जितने भी पदार्थ मिलते हैं वो पदार्थ की कौन सी अवस्था में मिलते हैं? मोस्टली प्लाज्मा अवस्था में मिलते हैं। पांचवी जो पदार्थ की अवस्था डिस्कवर्ड की गई है वो बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेंट, जिसको अपन BEC कहते हैं। छठी है वो है फर्मेट आयन कंडेंसेंट। सातवीं मैग्नेट आइंस्टाइन कंडेंसेंट। लेकिन व्यवहारिक जगत में अपने पास केवल 3 ही काम में आती हैं, ठोस, द्रव और गैस। कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है, तो वो होती है प्लाज्मा। यहाँ तक क्वेश्चन एग्जामों में आते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है अपन डिस्कस करें बेटा यहाँ से, कि अपने पास ठोस पदार्थ है, सॉलिड सब्सटेंस है, ठोस पदार्थ। ये अपने पास कोई द्रव पदार्थ है, इसी का ही द्रव अवस्था है, लिक्विड है, और ये तीसरा अपने पास गैस है। अब क्वेश्चन आता है कि जब अपन ठोस को गर्म करते हैं तो वो द्रव में परिवर्तित होता है। ठोस को जैसे ही गर्म करेंगे तो द्रव में परिवर्तित होगा, यानी कि ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन के लिए अपने को ताप बढ़ाना पड़ेगा और दाब घटाना पड़ेगा। अब बात आती है कि ठोस का द्रव में परिवर्तन कहलाता क्या है। अपन नॉर्मली किसी की बात करें कि बर्फ लिया, बर्फ को अपन ने गर्म किया तो जल का निर्माण होगा। क्या कहते हैं? अपन कहते हैं कि बर्फ पिघल गई, यानी कि इस प्रक्रिया को अपन कहते हैं बेटा गलन या पिघलना। अपनी लोकल भाषा में कहें तो पिघलना, दैट मीन्स मेल्टिंग।
यानी कि ठोस का द्रव में परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है उसे अपन कहते हैं गलन या पिघलना या मेल्टिंग कहा जाता है। जिस ताप पर कोई भी ठोस पदार्थ पिघल रहा है बेटा, ठोस के सापेक्ष उसे अपन कहते हैं गलनांक। जिस ताप पर कोई भी पदार्थ पिघलता है, नॉर्मल भाषा में अपन कहें तो जिस ताप पर कोई भी ठोस पदार्थ पिघलता है उसे क्या कहा जाता है? गलनांक। जैसे कि सपोज बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसी ताप पर द्रव जम भी तो सकता है। द्रव का ठोस में परिवर्तन जस्ट उल्टा बेटा, इसका अपोजिट, कि जब किसी द्रव को अपन ठंडा करते हैं तो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को अपन कहते हैं बेटा हिमकरण, यानी कि जमना। हिमकरण या जमना। दोबारा से देखिएगा बेटा, ठोस का द्रव में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? गलन या पिघलना, मेल्टिंग। और ठोस से द्रव अवस्था में जाने के लिए अपने को ताप बढ़ाना पड़ेगा और दाब कम करना पड़ेगा। इसी तरीके से अपन कह सकते हैं कि द्रव से ठोस अवस्था में वापस इसका उल्टा, द्रव को ठोस अवस्था में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रम को कहा जाता है हिमकरण, जमना या क्रिस्टलीकरण भी कहते हैं। अब द्रव के सापेक्ष में उस ताप को अपन कहते हैं हिमांक और ठोस के सापेक्ष में कहते हैं गलनांक। कि वह ताप जिस पर कोई भी ठोस पदार्थ पिघलता है उसे क्या कहा जाता है? गलनांक। और वह ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ जमता है उसे क्या कहा जाता है? हिमांक। गलनांक और हिमांक के मान एक समान पाए जाते हैं, केवल अपन कहें कि नाम अलग है। ठोस की बात करें, अपने से कोई क्वेश्चन पूछे कि सर बर्फ का गलनांक कितना है, भाई बर्फ ठोस है तो वो पिघलेगी 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन मेरे से अभी कोई कहे कि सर जल का हिमांक कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि वह ताप जिस पर कोई भी द्रव पदार्थ जमता है उसे क्या कहा जाता है? हिमांक कहा जाता है। तो अपना जल जो जम रहा था वो 0 डिग्री सेल्सियस पर, ध्यान रखिएगा। तो अब अपने से कोई कह देता है कि जैसे बर्फ का पिघल करके जल का बनना कौन सा परिवर्तन है, अपन कहेंगे भौतिक परिवर्तन है। या अपने से कहे कि जल के जमने पर बर्फ का निर्माण होना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। केवल भौतिक अवस्था परिवर्तित हुई है बेटा, रासायनिक संगठन एक समान बना हुआ है, H2O का H2O है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि द्रव का गैस में परिवर्तन बेटा। जैसे ही अपन द्रव को गर्म करते हैं तो गैस में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि वाष्प बन जाती है। जल को गर्म करें तो जल वाष्प का निर्माण होगा। द्रव का गैस में परिवर्तन कहलाता है बेटा वाष्पीकरण, इवेपोरेशन, या लोकल भाषा में कहें तो वाष्पन। ध्यान रखिएगा, द्रव का गैस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण। और जिस ताप पर कोई द्रव पदार्थ वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है उसे कहा जाता है क्वथनांक। वह नियत ताप जिस पर किसी द्रव पदार्थ का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाए उसे क्या कहते हैं? अपन क्वथनांक कहते हैं। या अपन अपनी लोकल भाषा में कहें तो वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। जैसे कि अपन बात करते हैं जल के लिए क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट का मान 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो द्रव का गैस में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। और गैस का वापस द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है बेटा? संघनन कहलाता है, कंडेंसेशन कहते हैं अपन इसे। संघनन कहलाता है, कंडेंसेशन कहते हैं बेटे, यहां से संघनन, कंडेंसेशन। अब बात आती है यहां पर कि गैस का द्रव में परिवर्तन संघनन है और द्रव का गैस में परिवर्तन वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण और संघनन की प्रक्रियाएं एक दूसरे के क्या होती हैं? जस्ट अपोजिट होती हैं बेटा। जैसे कि जल वाष्प का द्रव में, जैसे अपने सर्दी के दिनों में कोहरा पड़ता है तो वायुमंडल में उपस्थित जो जल वाष्प होती है वो धीरे धीरे बूंदों में परिवर्तित होने लगती है, जल की बूंदों में। तो कौन सी प्रक्रिया हो रही है? संघनन की प्रक्रिया हो रही है। लेकिन जैसे अपन कहते हैं कि बरसात का मौसम होता है, मानसून आते हैं, तो जितने भी अपने पास में सागर, महासागर होते हैं, खाड़ियाँ होती हैं, वहाँ पर जल का धीरे धीरे चारों तरफ वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगता है तो वहाँ से जल धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित होने लगती है। वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। जैसे कि अपन मान लीजिए गर्मी के दिनों में पंखे के नीचे बैठ जाते हैं तो अपन देखते हैं कि पसीने आए हुए रहते हैं, तो कुछ देर बाद अपने को
शीतलता महसूस होने लगती है, वो भी किसके कारण? वाष्पीकरण के द्वारा। जो अपने शरीर पर जो स्वेटिंग हुई थी, पसीना हुआ था, जो जल उपस्थित था, वो धीरे धीरे वाष्पन के द्वारा वायुमंडल में गया, उसके कारण शीतलता का अनुभव होता है। अब एक पॉइंट आता है यहां से कि ठोस का गैस में परिवर्तित होना या गैस का ठोस में परिवर्तित होना, यह प्रोसेस क्या कहलाता है? तो अपन ध्यान रखिएगा बेटा, किसी भी ठोस पदार्थ को गलनांक बिंदु से कम ताप पर यदि गर्म करते हैं तो वो बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। और यदि गैस को अपन ठंडा करते हैं, वापस टेम्परेचर डाउन करते हैं, तो बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधा ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को अपन कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन इंग्लिश में बेटा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन या हिंदी में अपन एक वर्ड और यूज में लेते हैं बेटा, उदातीकरण। उदातीकरण। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी ठोस पदार्थ को गलनांक बिंदु से कम ताप पर यदि गर्म किया जाए तो बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधा ही ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाए, तो यह प्रक्रिया कहलाती है बेटा ऊर्ध्वपातन। ध्यान रखिएगा। तो अपने ये जितने भी परिवर्तन देखे हैं सारे फिजिकल चेंजेज होते हैं बेटा, इनको अपन अवस्था रूपांतरण कहते हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है यहां पर बेटा, सिंपल सा ऊर्ध्वपातन। अभी अपन ने डेफिनेशन की बात की कि जब किसी ठोस पदार्थ को गलनांक बिंदु से कम ताप पर गर्म किया जाता है तो बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, ऐसे पदार्थों को अपन कहते हैं ऊर्ध्वपातित पदार्थ, सब्लिमेट सब्सटेंस। कौन कौन से हैं? कई बार क्वेश्चन आया है कि ऊर्ध्वपातित पदार्थ कौन कौन से? जैसे कि आप लोग जानते हैं बेटा, नौसादर, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, कपूर, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, ठोस CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को अपन कहते हैं शुष्क बर्फ, ड्राई आइस भी कहा जाता है। तो ये सारे किसके उदाहरण होते हैं बेटा? ऊर्ध्वपातित पदार्थों के उदाहरण होते हैं, सब्लिमेट सब्सटेंस होते हैं। निक्कू 57 गुड मॉर्निंग भाई। नितिन बालोत मीना, कपूर वेरी गुड, करेक्ट आंसर आपका। संदीप यादव, कपूर। तो ये सारे कैसे हैं बेटा अपने पास? सब्लिमेट सब्सटेंस है, दैट मीन्स ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। नौसादर, कपूर, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से एक क्वेश्चन आता है, मोस्टली आता रहता है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है बेटा, द्रव की अपन बात कर रहे हैं, उनमें छोटे छोटे 2-3 पॉइंट आते हैं, जैसे कि अपन अभी डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहला पॉइंट मैं ले रहा हूं यहां से, जो इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम की दृष्टि से, क्वथनांक बेटा, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट यदि अपन डेफिनेशन की बात करें तो एक लाइन में लिखेंगे कि वह नियत ताप, वह कांस्टेंट टेम्परेचर, वह नियत ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर का मतलब जैसे ही अपन द्रव को गर्म करते हैं तो वाष्प बनती है, उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के समान हो जाए, क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, बीपी कहलाता है। तो अपनी डेफिनेशन क्या हो गई? वह नियत ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के समान हो जाए, क्या कहलाएगा? क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है।
अपनी लोकल भाषा में कहें तो वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है उसे अपन क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। बिल्कुल राकेश जी, राम राम सर। धर्मा सिंह मीणा, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। अब बात यहां पर आती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जल के लिए आप लोगों ने कहा, जल का जो क्वथनांक होता है बेटा, जल के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये क्वेश्चन कई बार आया है, 100 डिग्री सेल्सियस। यदि अपने को पता है डिग्री सेल्सियस में ना पूछ करके केल्विन में पूछ लिया, तो आप लोगों को रिलेशन पता होना चाहिए कि यदि अपन केल्विन में चेंज करें डिग्री सेल्सियस को, तो कन्फर्म है बेटा डिग्री सेल्सियस में कितना जोड़ देंगे? 273 जोड़ देंगे। ध्यान रखिएगा, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें कितना जोड़ देते हैं? 273। तो अपने से यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि जल का क्वथनांक केल्विन पैमाने में कितना होगा, तो कितना होगा बताओ फटाफट। फास्टली आंसर आना चाहिए आपका। राइट, 100 प्लस 273 दैट मीन्स 373 केल्विन। यदि अपने से केल्विन में पूछा जाए तो 373 केल्विन होगा। नेक्स्ट जो अपने पास है कि डिग्री सेल्सियस को अपन फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो ये रिलेशन होता है बेटा, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, डिग्री सेल्सियस बटे 5 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। ये रिलेशन होता है। तो यदि अपने को फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करना हो तो क्या करेंगे बताओ? यहां से अभी अपन चेक कर सकते थे, 100 डिग्री सेल्सियस बटे 5, भाई डिग्री सेल्सियस की जगह कितना है अपना? 100 है, रख दिया, बराबर फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। 5 से बेटा ये 20 बार, 20 नंबर 180 बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। इसे इधर ले जाएं तो डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर हो गया बेटा 212। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि जल का जो क्वथनांक है बेटा डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन में कितना होता है बेटा? 373 केल्विन। या डिग्री फ़ारेनहाइट में पूछे तो 212 फ़ारेनहाइट होता है। इसी तरीके से एक पैमाना और होता है र्यूमर। तो चलो फटाफट बताएं कि र्यूमर स्केल में कितना होता है। आप लोगों ने रिलेशन पढ़ा हुआ है बेटा यहां से कि डिग्री सेल्सियस बटे 5 बराबर र्यूमर बटे 4, ये रिलेशन होता है र्यूमर में। तो आप फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं जल का क्वथनांक र्यूमर पैमाने पर कितना होगा। डिग्री सेल्सियस कितना है? 100/5 इज इक्वल टू R/4। तो 5 से बेटा 20 बार क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, R इज इक्वल टू 80। तो र्यूमर पैमाने पर जो जल का क्वथनांक होगा वो कितना होगा बेटा? 80 होगा। तो इस तरीके से अपने अपने पास ताप के 4 पैमाने होते हैं, चारों पैमाने पर अपन देख सकते हैं जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस पैमाने पर। केल्विन पैमाने पर पूछा जाए तो 373 केल्विन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। डिग्री फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और र्यूमर में पूछा जाए तो 80 र्यूमर होता है बेटा। अब बात आती है यहां से कि क्वथनांक सभी पदार्थों के लिए अलग अलग होते हैं, यानी कि क्वथनांक की निर्भरता, क्वथनांक को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं बेटा। अपना जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किस किस चीज पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला जो फैक्टर आता है प्रभावित करने वाले कारकों में वो है बेटा पदार्थ की प्रकृति, यानी कि द्रव पदार्थ की प्रकृति बेटा। द्रव पदार्थ की प्रकृति का मतलब क्या है? अलग अलग पदार्थों के लिए क्वथनांक के मान अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे कि अभी अपन ने बात की थी कि जल का क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस है। अभी आप लोगों ने एथिल अल्कोहल ले लिया जिसे अपन शराब कहते हैं, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल C2H5OH, इसका सूत्र होता है बेटा C2H5OH और जल का सूत्र क्या है? H2। तो एथिल अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है क्वथनांक होता है 78.4 डिग्री सेल्सियस, 78.4 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी तरीके से बहुत सारे अपन ले सकते हैं यहाँ से।
तो सारे जो द्रव पदार्थ होते हैं जिनकी वाष्प बनती है बेटा, उन सब के लिए क्वथनांक के मान अलग अलग पाए जाते हैं बेसिकली। तो इसी को ही अपन कहते हैं द्रव पदार्थ की प्रकृति। सारे पदार्थों के लिए बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं। सेकंड और जो इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है बेटा प्रभावित करने वाला कारक, वो है अशुद्धियों की उपस्थिति, या अपन कहें ठोस अवाष्पशील अशुद्धियों की उपस्थिति। नॉन वॉलेटाइल सॉलिड जब इंप्योरिटीज को मिक्स करते हैं, कोई भी ऐसा पदार्थ जिसकी वाष्प नहीं बनती है, ठोस अवस्था में पाया जाता है और किसी द्रव में डाल दें बेटा, तो उस द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। जैसे कि सपोज अपन बात करें कि जल के अंदर अपन नमक मिला दें, तो जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा बेटा? कन्फर्म है, अशुद्धियां मिलाने पर हमेशा ध्यान रखिएगा क्वथनांक बढ़ता है। तो जैसे ही अपन जल में नमक मिलाते हैं तो जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, और क्वथनांक बढ़ेगा तो बेटा अपन किसी भी चीज को पकाएं, जैसे सब्जी चावल वगैरह, तो वो जल्दी पक जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जल में नमक मिलाने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। जबकि अपने से उल्टा गए कि बर्फ में नमक मिलाएं तो बर्फ का गलनांक घट जाता है बेटा। ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आता है कि जल में नमक मिलाने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जबकि नमक में बर्फ मिलाने बर्फ में नमक मिलाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है बेटा। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है कई बार कि जैसे सपोज अपने एक पात्र ले लिया बेटा, यहां पर मैंने ये जल भरा हुआ है, शुद्ध जल है, शुद्ध जल फर्स्ट वाला जो पात्र है। सेकंड वाले में बेटा मैंने यहां पर जल के अंदर क्या मिला लिया? सपोज चीनी मिला ली, शर्करा मिला ली बेटा, शर्करा सुक्रोज मिला लिया, चीनी मिला ली, यानी कि चीनी का जलीय विलयन है। ये कैसा है? चीनी का जलीय विलयन है, जलीय विलयन है। ये बी सेकंड वाला पार्ट हो गया। और थर्ड बेटा आपने ले लिया यहां से, ये नमक मिला दिया इसमें थर्ड वाले में, यानी कि NaCl मिला दिया आपने, NaCl नमक मिलाया है, तो ये नमक का जलीय विलयन है, नमक का जलीय विलयन है, विलयन। तो बताइए फर्स्ट ऑफ ऑल इनमें सबसे ज्यादा जो क्वथनांक होगा बेटा फर्स्ट सेकंड और थर्ड में से किसका होगा? फटाफट आपका आंसर आना चाहिए। धीरज मीना गुड मॉर्निंग डियर, पदम सिंह गुड मॉर्निंग, गुड। जी फटाफट आंसर आना चाहिए आपका। इन तीनों में से फर्स्ट सेकंड और थर्ड में से किसका क्वथनांक ज्यादा होगा? फर्स्ट का, सेकंड का या थर्ड का? धीरज मीना गलत है बेटा, नहीं। राकेश ईटोली वेरी गुड, राकेश ईटोली थर्ड इज करेक्ट आंसर, वेरी गुड। यानी कि आपको ये समझना होगा, ये तो शुद्ध जल है बेटा, शुद्ध जल का तो न्यूनतम है, जितना क्वथनांक है न्यूनतम है, इसका तो मैं कहता 100 डिग्री सेल्सियस है। पृथ्वी पर यदि अपन रखते हैं तो इसका 100 डिग्री सेल्सियस है शुद्ध जल। अब ध्यान रखिएगा, यहां पर जो आपने अशुद्धियां मिलाई, एक तो चीनी मिलाई है बेटा और एक नमक मिलाया है, तो अपने पास अशुद्धियां दो प्रकार की होती हैं। एक आयनिक अशुद्धि होती है बेटा, आयनिक का मतलब जो आयनों में टूट जाए, और एक अनआयनिक अशुद्धि होती है, अनआयनिक अशुद्धि, अनआयोनिक इंप्योरिटीज। तो आयनिक अशुद्धियों का हमेशा ध्यान रखिएगा। आयनिक अशुद्धि यदि किसी वाष्पशील द्रव में मिलाते हैं तो आयनिक अशुद्धि वाले विलयन का क्वथनांक अनआयनिक वाली अशुद्धियों वाले विलयन की अपेक्षा अधिक होगा।
तो यहां पर देखिएगा NaCl Na+ और Cl- में टूट जाता है बेटा, तो आयनिक अशुद्धि है। जबकि चीनी या ग्लूकोज जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये सारे अपने पास, यूरिया वगैरह, ये सारे अनआयनिक अशुद्धि हैं। तो इन दोनों विलयनों में से ध्यान रखिएगा ये आयनिक अशुद्धि है बेटा। नमक हुआ, कोई भी लवण मिलाएं, जैसे कि आप लोगों ने कहा पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, फिटकरी, नौसादर। मान लीजिए नमक की जगह मैं यहां पर अमोनियम क्लोराइड, नौसादर मिला देता तो भी इसी का क्वथनांक ज्यादा होता। तो ध्यान रखिएगा आयनिक अशुद्धियां मिलाने पर क्वथनांक का मान अपेक्षाकृत ज्यादा बढ़ता है कंपैरेटिवली अनआयनिक अशुद्धियां। तो यहां पर सबसे ज्यादा जो क्वथनांक होगा बेटा वो नमक के जलीय विलयन का होगा, उसके बाद चीनी का होगा और सबसे कम किसका होगा, शुद्ध जल का होगा। इस तरीके से अपने एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं बेटा, 4 ऑप्शनों में 4 विलयन रख देगा। चलो एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेता हूं यहां से। मान लीजिए सारी की सारी अपने को आयनिक अशुद्धियों के विलयन दे दिए, जैसे कि सपोज फर्स्ट विलयन दे दिया मैंने यहां पर, ये नमक का जलीय विलयन है बेटा, नमक का जलीय विलयन, यानी कि यहां पर NaCl मिलाया। सेकंड कंडीशन में बेटा सपोज मैंने यहां पर जल में, ये आप लोगों ने पोटेशियम सल्फेट मिला दिया, K2SO4, K2SO4 का जलीय विलयन है। और थर्ड जो विलयन है बेटा इसमें आप लोगों ने मिला दिया कोई अन्य लवण, एल्यूमिनियम सल्फेट, Al2SO4 का होल थ्राइस, ये मिला दिया। यानी कि यहां पर जल में अपन ने नमक मिलाया, NaCl मिलाया, विलयन बन करके तैयार हो गया। यहां पर जल में अपन ने K2SO4 पोटेशियम सल्फेट मिलाया, विलयन बन करके तैयार हो गया। यहां पर जल में अपन ने एल्यूमिनियम सल्फेट मिलाया, Al2SO4, और विलयन बन करके तैयार हुआ है। ये सब आपको एग्जाम में दिए जाते हैं इस तरीके से। और अब आपसे कहता है कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा जल का क्वथनांक किसका होगा, किस विलयन का होगा। तो करेक्ट आंसर फटाफट बताएं किसका होगा। हंसराज जी वाटर, रॉन्ग था बेटा। लोकेश उकेरी, गुड मॉर्निंग भाई। और वीडियो को लगातार बेटा सभी स्टूडेंट्स में शेयर करते रहें, कंटिन्यूअस जो भी आप लाइव देख रहे हैं आप भी शेयर कर दें, जिससे कि आपके सभी फ्रेंड देख पाए बेटा, क्योंकि सभी को फायदा हो। वेरी गुड, इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए फटाफट। 3 विलयन है आपके पास, तीनों में से देवेंद्र, यस यस बेटा, करेक्ट आंसर थर्ड, वेरी गुड। चलिए किस तरीके से अपन सॉल्व करते हैं, डिस्कस करते हैं बेटा। यहां पर देखो, जब भी किसी इस तरीके से आयन आए, कोई लवण दिया हुआ है तो इसे कैसे तोड़ेंगे। ये NaCl है बेटा, इसका मतलब है यहां पर एक है और यहां पर एक है। इसके नीचे जो होता है वो यहां चला जाता है बेटा, और इसके नीचे जो होता है वो यहां चला जाता है। ये तो इनकी संयोजकताएं होती हैं, पहले अपन धनायन को लिखते हैं, बाद में ऋणायन को। तो ये टूटेगा तो अपने पास आएगा बेटा एक Na+ और एक Cl- आयन। कितने आयन है टोटल, 2 आयन है। यहां इसको तोड़े बेटा K2SO4 को, तो कन्फर्म ये पूरा एक सल्फेट आयन होता है। इसे तोड़ेंगे तो यहां से ये टूटेगा बेटा 2K+ प्लस SO4 -2 में, तो टोटल आयन कितने हैं, 3। और इसे जब तोड़ेंगे Al2SO4 का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम सल्फेट को बेटा, तो ये टूटेगा 2Al + 3 SO4 -2 में बेटा। यहां पर टोटल आयन कितने हैं, 5। यहां टोटल आयन 3 और यहां टोटल आयन 2। तो ध्यान रखिएगा, यदि आयनिक अशुद्धियां मिलाई जाती हैं तो जिस विलयन में जितने ज्यादा नंबर ऑफ
आयंस होंगे उस विलयन का क्वॉल्टनांक उतना ही अधिक होगा बेटा। तो सबसे ज्यादा जो क्वॉल्टनांक होगा वो एल्यूमिनियम सल्फेट का होगा बेटा, Al2SO4 का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम सल्फेट वाले जलीय विलयन का, क्योंकि यहां पर कितने आयन है, 5 आयन है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर होगा पोटेशियम सल्फेट के जलीय विलयन का, क्योंकि यहां पर कितने आयन है बेटा, 3 आयन है। और उसके बाद में नमक के जलीय विलयन का, NaCl के विलयन का, क्योंकि यहां पर कितने आयन है, 2 ही आयन है। तो ध्यान रखिएगा, यदि अपने पास आयनिक अशुद्धियां मिलाई जाती हैं तो जिस विलयन में जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयन्स होंगे तो उसका क्वॉल्टनांक ज्यादा होगा बेटा। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी वाष्पशील द्रव पदार्थ में यदि अपन अशुद्धियां मिलाते हैं, ठोस अवाष्पशील अशुद्धियां मिलाते हैं, तो उसके क्वॉल्टनांक में वृद्धि होती है। जैसे कि अपन ने बात की, जल में अपन ने नमक, चीनी, यूरिया, कोई भी कार्बोहाइड्रेट मिलाया, कोई भी लवण मिलाया, ठोस पदार्थ जो कि अवाष्पशील है, तो जल के क्वॉल्टनांक में वृद्धि होती है बेटा। थर्ड जो प्रभावित करने वाला कारक है बेटा, जिसे अपन कहते हैं दाब, प्रेशर। दाब का क्वॉल्टनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट होता है। तो ध्यान रखिएगा, एक सिंपल सा मैं तरीका बता देता हूं आपको। क्वॉल्टनांक बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, दाब। यानी कि अपन कहें तो क्वॉल्टनांक बेटा दाब के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब क्या है, जैसे जैसे अपन दाब बढ़ाएंगे तो क्वॉल्टनांक बढ़ेगा, यदि अपन दाब घटाएंगे तो क्वॉल्टनांक घटेगा। यानी कि जहां पर वायुमंडलीय दाब अधिक होगा तो उस स्थान पर द्रव का क्वॉल्टनांक क्या होगा, ज्यादा होगा, और जहां पर वायुमंडलीय दाब कम होगा वहां पर द्रव का क्वॉल्टनांक क्या होगा, कम होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन सबसे पहले बात करें कि अपन ने जल लिया, जल का पृथ्वी की सतह पर अपन बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करके नहीं आते हैं बेटा, कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इस जल को लेकर के, जल को अपन ने एक पात्र में भरा और अपन पहाड़ों पर चले गए, पर्वतों पर चले गए, यानी कि ऊंचाई पर चले गए बेटा। जैसे ही अपन पहाड़ पर या पर्वतों पर जाते हैं तो पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है, क्योंकि गैसों की मात्रा कम होती जाती है। धीरे धीरे जैसे ही अपन क्षोभ मंडल में ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो वायुमंडलीय दाब का मान कम होता जाता है। यानी कि एक लाइन में कहें तो अपन पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब के मान में क्या होगी बेटा, कमी होती जाती है। और वायुमंडलीय दाब जब कम हो रहा है बेटा, ये घट रहा है, तो कन्फर्म में ये भी घटेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जल का क्वॉल्टनांक घटेगा। तो अपन यहां पर कह सकते हैं कि पहाड़ पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि पहाड़ पर या पर्वतों पर जल का क्वॉल्टनांक 100 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा बेटा, कम होगा। और कम होगा तो बताइए यहां पर सब्जियां जल्दी पकेंगी या देरी से पकेंगी, देरी से पकेंगी। क्योंकि नहीं सर, कैसे, अपन जैसे ही गर्म करेंगे पानी भाप बन के नहीं उड़ने लगेगा, कम ताप पर ही उड़ने लगेगा, तो सब्जियां पक ही नहीं पाएंगी। जब तक पकने के लिए जितनी उष्मा चाहिए उतनी उष्मा मिल नहीं पाएगी, बल्कि पहले ही द्रव से वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे अपन पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाते हैं, पहाड़ों पर, पर्वतों पर, तो बेटा किसी भी द्रव का, यहां अपन ने एग्जाम्पल लिया है जल का क्वॉल्टनांक कम होता जाता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है और सब्जियां देरी से पकती हैं। सपोज अपन ये कहते हैं कि समुद्री क्षेत्रों में जाएं अपन, समुद्री क्षेत्रों में पता होना चाहिए कि समुद्री क्षेत्रों में अपेक्षाकृत वायुमंडलीय दाब अधिक पाया जाता है। तो जैसे ही अपन समुद्री क्षेत्रों में जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, और वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा बेटा तो कन्फर्म है जल का क्वॉल्टनांक बढ़ेगा। और जल का क्वॉल्टनांक बढ़ेगा तो अपन ये भी कह सकते हैं कि वहां पर सब्जियां जल्दी पक जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा, पहाड़ों पर या ऊंचाई पर बेटा वाष्पशील द्रव का यानी कि जल का क्वॉल्टनांक 100 डिग्री सेल्सियस से कम पाया जाता है, यानी कि जल के क्वॉल्टनांक में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और समुद्री क्षेत्रों में जल का क्वॉल्टनांक 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक पाया जाता है बेटा, क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है। और अपन एक एग्जाम्पल ले सकते हैं इसी का,
जिसे अपन मोस्टली घर में हमेशा उपयोग में लेते रहते हैं, घर में बहुत काम में लेते हैं। अपन ने एक नाम सुना हुआ है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर सभी के घर में मोस्टली मिलता है, हाँ गाँवों में नहीं मिलता है अभी। गाँवों में अपने आजकल बहुत अच्छा सिस्टम है, गाँव में तो अपन चूल्हे पर पकाते हैं और बहुत अच्छा सब कुछ रहता है। तो प्रेशर कुकर यही सिद्धांत पर कार्य करता है बेटा। जैसे ही सपोज अपने पास ये प्रेशर कुकर है, इसमें अपन ने द्रव भरा और यहाँ पर ये इस तरीके से बंद कर दिया इसे यहाँ पर। अब गर्म करना स्टार्ट करते हैं यहाँ से अपन, तो कन्फर्म में द्रव से क्या बनने लगती है, वाष्प बनने लगती है। वाष्प बनने लगती है बेटा जैसे ही अपन ने ताप को बढ़ाया, गर्म किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो कन्फर्म है बेटा पात्र का आयतन नियत है बेटा, तो कन्फर्म है प्रेशर इंक्रीज होगा। आप लोग जो साइंस के स्टूडेंट है वो जानते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये अपने कोई काम नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, पदार्थ का अमाउंट, ये सारे कांस्टेंट है। जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे प्रेशर इंक्रीज होगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि जैसे ही अपन द्रव को गर्म करते हैं बेटा यहाँ से, तो कन्फर्म है वो वाष्प अवस्था में जाने लगता है, और वाष्प अवस्था में जाने लगता है तो द्रव के दाब में वृद्धि होती है, और दाब में जब वृद्धि होगी बेटा तो कन्फर्म है क्वथनांक बढ़ जाएगा, यानी कि दबाव यानी कि दाब का मान बढ़ेगा, और दाब बढ़ेगा बेटा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। जैसे ही अपन ये कह सकते हैं कि गर्म करें तो ताप बढ़ेगा, और ताप बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा, और दाब बढ़ेगा तो द्रव का क्वथनांक बढ़ जाएगा, यानी कि जल का क्वथनांक बढ़ जाएगा, और क्वथनांक बढ़ जाएगा तो बेटा सब्जियां जल्दी पक जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी क्यों पक जाती हैं, क्योंकि क्वथनांक के मान में वृद्धि हो जाती है, इसलिए प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पक जाती हैं। तो अपन ये कह सकते थे यहाँ से प्रेशर के इफेक्ट में कि क्वथनांक का मान दाब के समानुपाती होता है। यदि कहीं पर दाब घटेगा तो क्वथनांक घट जाएगा, और दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ जाएगा। अब चलिए एक आइडियल कंडीशन की बात कर लूं मैं, कि यहाँ पर एक वायुमंडल बना लिया मैंने, एक वायुमंडल यहाँ बना लिया, ये वायुमंडल बना रखा है, और यहाँ पर वायुमंडलीय जो दाब है, वायुमंडलीय दाब, ये एक एटमॉस्फेयर है बेटा अपने पास, और ये इस वायुमंडल में यहाँ जल रखा हुआ है, जल रखा हुआ है, और एक वायुमंडल ये बनाया, और यहां पर मैंने देखा कि वायुमंडलीय दाब बेटा 2 एटमॉस्फेयर है, और यहां पर जल रखा हुआ है। तो मैं आपसे ये पूछ सकता हूं कि पात्र ए और पात्र बी, यानी कि वायुमंडलीय ए में रखे हुए इस जल के पात्र, और वायुमंडलीय बी में रखे हुए, यानी कि यहां पर वायुमंडलीय दाब कितना है, 2 एटमॉस्फेयर इस जल का, इन दोनों में से किसका क्वथनांक अधिक होगा, ए वायुमंडलीय क्षेत्र में रखे हुए जल का या बी वायुमंडलीय क्षेत्र में रखे हुए जल का? फटाफट आपका आंसर आना चाहिए। हाँ जी, फटाफट आंसर दोनों में से आना चाहिए, और सभी स्टूडेंट शेयर करते रहें। यस पवन मीना, मिलता है प्रेशर कुकर भाई, मिलता है गाँव में, मिलता है बिल्कुल।
यस संदीप यादव, बिल्कुल। अच्छा बी, वेरी गुड। इंजीनियर पदम सिंह जी, बिल्कुल सर। राम प्रजापति, करण जारवाल, बिल्कुल बेटा, वेरी गुड। पवन मीना, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। कैसे पता किया कि वायुमंडलीय दाब जितना अधिक होगा उसका क्वथनांक उतना ही अधिक होगा, वेरी गुड। अभी अपन ने पढ़ा था कि क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर के, दाब के क्या होता है बेटा, समानुपाती होता है। तो जिस वायुमंडलीय दाब जितना अधिक होगा उसका क्वथनांक उतना ही अधिक होगा। तो यहां पर देखिएगा वायुमंडलीय दाब कितना है, 2 एटमॉस्फेयर, और यहां पर वायुमंडलीय दाब कितना है, 1 एटमॉस्फेयर। तो जहां पर वायुमंडलीय दाब जितना अधिक होगा उसका क्वथनांक अधिक होगा बेटा, वेरी गुड। चलिएगा और एक इफेक्ट करने वाला चौथा जो इफेक्टिंग फैक्टर्स है वो डिस्कस करते हैं बेटा यहीं पर। टेम्परेचर, ताप। क्वथनांक खुद एक ताप होता है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट। तो ध्यान रखिएगा यहां पर मैं एक लाइन कह रहा हूं, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी कि अपन यहां से एक सिंपल सा सेंटेंस कहूं कि क्वथनांक का मान ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि जिस द्रव का ताप अधिक है उसका क्वथनांक कम होगा और जिस द्रव का ताप कम है उसका क्वथनांक अधिक होगा। अपनी भाषा में कहें तो गर्म जो जल होगा उसका क्वथनांक कम होगा और ठंडे जल का ज्यादा होगा। यानी कि गर्म जल जल्दी वाष्पीकृत हो जाएगा, वाष्प बन जाएगी, ऑलरेडी पहले से ही गर्म है। और ठंडा जल धीरे धीरे गर्म होगा, उसकी धीरे धीरे वाष्प बनेगी, तो उसका क्वथनांक अधिक पाया जाएगा। तो ये बात अपन ने की बेटा क्वथनांक की। ध्यान रखिएगा यहां से क्वथनांक में से प्रत्येक एग्जाम में, जैसे कि अपने राजस्थान पुलिस है, पटवार है, रेलवे है, रीट है, इन सभी एग्जामों में क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन मोस्टली जो पूछा जाता है बेटा वो या तो दाब पर आधारित होता है या अशुद्धियों पर। तो आपने को 2 ही लाइन याद रखनी है बेटा कि किसी भी वाष्पशील द्रव में जब अपन ठोस अवाष्पशील अशुद्धियां जैसे कि चीनी, नमक या कोई भी कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, यूरिया वगैरह मिलाते हैं या कोई लवण मिलाते हैं तो उस द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। दूसरा, दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ता है और दाब घटाने पर क्वथनांक घटता है। और यहाँ से जो दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने आपसे डिस्कस किए कि जैसे कि अपन पहाड़ों पर जाए, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब घटेगा, इसलिए क्वथनांक घटता है बेटा जल का। और समुद्री क्षेत्रों में जाए तो वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा, इसलिए क्वथनांक बढ़ता है। प्रेशर कुकर में दाब बढ़ने के कारण क्वथनांक का मान बढ़ जाता है और सब्जियां जल्दी पक जाती हैं। नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट आता है बेटा यहां से गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट बेटा। अपनी सिंपल सी भाषा में कहें तो वह नियत ताप, वह नियत ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघलता है, गलनांक कहलाता है। गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। वह नियत ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघलता है या गलता है उसे क्या कहते हैं अपन, गलनांक कहते हैं। साइंस की भाषा में अपन कहें तो वह नियत ताप जिस पर किसी भी पदार्थ की ठोस अवस्था और द्रव अवस्था साम्य अवस्था में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं अपन, गलनांक कहते हैं बेटा। सिंपल सी भाषा है, जिस पर कोई पदार्थ, कोई ठोस पदार्थ पिघल रहा है बेटा, उसे क्या कर रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपने पास कई बार एग्जाम में आया हुआ है बर्फ का गलनांक बेटा, बर्फ यानी आइस, बर्फ का गलनांक कितना होता है बेटी, 0 डिग्री सेल्सियस बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस। बताओ फटाफट, केल्विन में कहें तो कितना कहना चाहिए अपने को, 273 केल्विन कहना चाहिए, 273
273 केल्विन कहना चाहिए। और यदि फ़ारेनहाइट में कहें तो बेटा कितना कहना चाहिए बताओ? डिग्री सेल्सियस बटे 5 बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 बटे 9, यही लेते। यहाँ 0 रखें तो ये पूरा 0, ये 0, तो बताइए डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितना हो जाता? 32। कितना हो जाता? 32 हो जाता है बेटा, ध्यान रखिएगा यहाँ से अपने पास। अच्छा, र्यूमर में निकालें तो बेटा डिग्री सेल्सियस बटे 5, र्यूमर बटे 4, ये पूरा 0 हो ही गया यहाँ से। तो R बराबर भी कितना आने वाला है? 0 आने वाला है। तो ध्यान रखिएगा बर्फ का जो गलनांक होता है बेटा, र्यूमर पैमाने पर 0 होता है, डिग्री सेल्सियस पर 0 होता है, फ़ारेनहाइट में आपके पास कितना है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और केल्विन में बेटा 273 केल्विन है। कभी भी अपने से क्वेश्चन पूछा जाए कि बर्फ का गलनांक कितना होगा, तो डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन पैमाने पर बेटा 273 केल्विन, डिग्री फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और र्यूमर में कितना होगा बेटा? 0 होगा। सभी ठोस पदार्थों के बेटा अलग अलग होते हैं। तो अपन इसको प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो बेसिकली वो की वही कारक हैं जो कि क्वथनांक को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है ठोस पदार्थ की प्रकृति बेटा, ठोस पदार्थ की प्रकृति। इसका मतलब है कि अलग अलग ठोस पदार्थों के गलनांक अलग अलग पाए जाते हैं। अलग अलग ठोस पदार्थों के गलनांक क्या होते हैं बेटी? अलग अलग होते हैं। जैसे कि अपन ने देखा कि बर्फ का अलग है, मान लीजिए एसीटोन होता ठोस अवस्था में, उसका अलग होगा, अल्कोहल जम जाए तो उसका गलनांक अलग होगा। सबके गलनांक अलग अलग होते हैं बेटा। यहाँ पर सेकंड अपने पास जो प्रभावित करने वाला कारक है वो है अशुद्धियों की उपस्थिति बेटा, अशुद्धियों की उपस्थिति। अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं बेटा कि किसी भी ठोस पदार्थ में यदि मैं अवाष्शील अशुद्धि मिला दूं तो उसका गलनांक हमेशा, बताइए क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। गलनांक के मान में क्या होती है? मेल्टिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा बेटा? कम होगा, गलनांक कम होगा। जैसे कि अपन ने बात की थी कि बर्फ में अपन नमक मिला दें, बर्फ में अपन ग्लूकोज मिला दें, चीनी मिला दें, तो बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बर्फ का गलनांक घट जाएगा। यानी कि अपन कहें कि बर्फ देरी से पिघलेगी। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो आइसक्रीम बनाते हैं अपने पास, वो बर्फ को जमाते समय उसमें नमक मिला देते हैं जिससे कि उनकी जो आइसक्रीम है वो देरी से पिघले, बहुत अधिक समय तक यूज में ले सकें। हाँ, ध्यान रखने वाली बात यह है, बहुत मज़ेदार बात है कि जैसे ही अपन जल में नमक मिला करके उसे ठंडा होने के लिए रखते हैं तो वो जमता भी देरी से है, और बर्फ जब बन जाती है तो बर्फ पिघलती भी देरी से है। यानी कि उसका हिमांक जितना डिक्रीज होगा उतना ही गलनांक भी डिक्रीज होगा। हिमांक और गलनांक दोनों के मान कम हो जाते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा यहाँ से। तीसरा जो प्रभावित करने वाला कारक है बेटा वो है बेसिकली अपने पास दाब, प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है? तो अपन डायरेक्टली कह सकते हैं बेटा कि मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, दाब। जनरली ठोस पदार्थों के लिए गलनांक का मान दाब के समानुपाती होता है बेटा। दाब बढ़ाओगे तो गलनांक बढ़ेगा, दाब घटाओगे तो गलनांक घटेगा। कभी भी अपने से पूछे कि किसी ठोस पदार्थ पर, नाम नहीं लिया मैंने किसी भी पदार्थ का, केवल इतना कहा है किसी ठोस पदार्थ पर दाब लगाया जाए, दाब आरोपित किया जाए तो उसके गलनांक पर क्या प्रभाव होगा? तो अपन सिंपल सी भाषा में कहें कि उसके गलनांक में वृद्धि हो जाएगी। दाब बढ़ाते जाइए, गलनांक बढ़ता जाएगा। अब यहां से जो एक्सेप्शन है बेटा, इसका अपवाद होता है जहां से क्वेश्चन आता है हमेशा एग्जाम में से, बर्फ वाला एग्जाम्पल। बर्फ के कंडीशन में बेटा अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये अपवाद था एक तरीके से अपने पास वहां पर भी कि बर्फ का आयतन जल के आयतन की अपेक्षा अधिक था। तो ये एक तरीके का अपवाद होता है। यहां से बेसिकली अपन बात करें
कि बर्फ की कंडीशन में इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आता है कि यदि बर्फ पर दाब लगाया जाए तो बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बर्फ का गलनांक हमेशा घटता है बेटा दाब लगाने पर। तो जैसे जैसे बर्फ पर प्रेशर इंक्रीज करते जाए तो उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, यानी कि बर्फ पर दाब बढ़ाए। जैसे कि अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि दो बर्फ के अपन टुकड़े लिए और दोनों को इस तरीके से आपस में लेकर के उन पर दाब लगा दिया, प्रेशर लगाया, तो बताइए क्या हो जाएगा, गलनांक घटेगा और दोनों बर्फ के टुकड़े आपस में जुड़ जाएंगे, एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ जाएंगे। किसके कारण? गलनांक कम होने के कारण। तो चौथा जो प्रभावित करने वाला कारक होता है बेटा वो है ताप। जिस तरीके से अपन ने वहां पर बात की थी क्वथनांक में कि क्वथनांक ताप के क्या था बेटा, व्युत्क्रमानुपाती, इसी तरीके से गलनांक भी, मेल्टिंग पॉइंट भी ताप के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ताप बढ़ाओगे तो गलनांक घटेगा और ताप घटाओगे तो गलनांक बढ़ेगा। बेसिकली अपन गलनांक भी एक प्रकार का ताप ही होता है। तो यहाँ से जो प्रभावित करने वाले कारकों में से जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था एक तो अशुद्धियाँ और एक दाब। यदि अपन ध्यान रखिएगा बर्फ में नमक मिलाते हैं या ग्लूकोज मिलाते हैं या यूरिया मिलाते हैं तो बर्फ का गलनांक घटेगा बेटा। और सेकंड अपन कहते हैं कि बर्फ की कंडीशन में ध्यान रखिएगा, वैसे अपन ने कहा है कि ठोस पदार्थों पर दाब लगाएंगे तो गलनांक का मान बढ़ेगा, लेकिन बर्फ की स्थिति में यदि आप दाब लगाते हो तो बर्फ का गलनांक घटता है। और यदि अपन दो बर्फ के टुकड़ों को लेकर के उन दोनों पर दबाव लगाएं, उन दोनों को पास पास लाएं, कंप्रेस करें दाब लगा करके, तो वो दोनों बर्फ के टुकड़े आपस में जुड़ जाते हैं क्योंकि गलनांक का मान कम हो जाता है। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आगे अपन कल डिस्कस करेंगे। सभी दोस्त, सभी स्टूडेंट्स आपस में शेयर करते रहें वीडियो को, जिससे अधिक से अधिक बच्चे देख सकें कंटिन्यूअस। अब आपकी नेक्स्ट जो क्लास होगी